एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ से हमारे पास एंड हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का। हमने टोटल 13 लेक्चर बना लिया जिसके अंदर हमने ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ लिया। अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या चीज, और हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह करते हैं। 3 रूल्स को मैं समझाऊंगा, दैट इज अफबाओ, हुंस और पाले। और एट द एंड में आप लोग को यहाँ पर कुछ फार्मूले की मदद से और इन 3 प्रिंसिपल की मदद से मुख्तलिफ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझा दूंगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी 50% केमिस्ट्री, जिस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, ये एक केमिस्ट्री का ग्रामर है किस्म का। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप लोग किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी और ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। और उसके लिए लाजमी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे तरीके से आ जाए। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या चीज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल वर्ड में ये है कि आप लोग किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों को वेरियस शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मीन टू से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल या सब शेल या ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी के बेस पर होते हैं। ये रूल को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उधर से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने एक डिफिनीशन लिखी है कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट के एटम के अंदर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटम के ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, उसको फिल करना, इसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये जो फिलिंग करते हैं, यानी वेरियस शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू 3 रूल। वन इज नोन एज अफबाउ रूल, सेकंड वन इज नोन एज हुंस रूल एंड थर्ड वन इज नोन एज पाले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब सबसे पहले जाते हैं अफबाउ की तरफ। ये जो अफबाउ, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, देखो, ओ एफ ऑफ, बी ओ डब्ल्यू, बो, अफबो, अफबो। ठीक, ये जो अफबो है ये एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का मतलब ये है, अफबो का मैं समझा रहा हूं, डेट इज बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप या बिल्डिंग अप के साथ कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब सर बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन? देखो, जब आप लोग बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग बुनियाद रखते हो। ऐसा नहीं करते हो कि सबसे पहले छत को डाल दो। सबसे पहले बुनियाद, बुनियाद के बाद फिर दीवारें, फिर ऊपर मुख्तलिफ चीजें, और एट द एंड वहां आप लोग छत डाल देते हो। मतलब ये है कि जो चीज जितना आसानी से हो सके आप लोग सबसे पहले उस काम को करते हो। या दूसरी बात, आप लोग बिल्डिंग के ऊपर जाते हो किसके जरिए से? सीढ़ियों के जरिए से। अब आप लोग क्या करते हो, जब पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखोगे उसके बाद आपके लिए इजी होगा कि आप लोग सेकंड सीढ़ी के ऊपर कदम रख के इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी ऊपर की तरफ जब आप लोग जाते हो तो सीढ़ियों की एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ेगी तो आप लोग ऐसा करते हो कि सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी उसके ऊपर कदम रख के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हो। सेम इज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को वेरियस सब शेल या ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करते हो तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल या उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए जहां पर इजी होगा कि वो कदम रख के, जिस तरह आप लोग बिल्डिंग को बना रहे थे। सेम फॉर अबव। अबव भी आप लोग को यही कहते हैं कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा सर कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, या कौन से शेल की एनर्जी कम होगी और कौन से शेल की एनर्जी ज्यादा होगी? अब मैं बोहर मॉडल के मुताबिक तो आप लोग को नहीं बताऊंगा कि आप लोग एनर्जी कैलकुलेट करो। यहाँ पर एक दो फार्मूला है, उन फार्मूले के जरिए से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। पहला है अफबाउ का क्रॉस फार्मूला, और दूसरा है एन प्लस ए रूल। मैं ये एन प्लस ए रूल को समझाता हूँ, फिर ये क्रॉस फार्मूला जो है ना, असल में इससे आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो वो ये वाला है। अब एन प्लस ए रूल आपको क्या कहता है? एन प्लस ए रूल ये कहते हैं आपको कि जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी, एन प्लस एल की वैल्यू
कम होगी, तो n प्लस एल की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि उस ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग n प्लस एल नहीं है, n प्लस एल ये n प्लस एल का मतलब ये है कि n जो है ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। दोनों की वैल्यू को प्लस करो, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। क्या मतलब सर? मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। देखो यहां पर आप लोग के पास 1 है से, यहां पर 2 है से, सिमिलरली यहां पर 3p है, यहां पर 3d है। अब ये मुख्तलिफ सबशेल दिए हैं और आपको बोलेगा कि इन दोनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किधर आएगा और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किधर आएगा। देखो यहां इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो n की वैल्यू 1 है, ये जो नजर आ रहे हैं स्टार्ट में पीरियड नंबर, या आप लोग को क्या कहते हैं, या शेल नंबर, ये असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटेल से पढ़ा दिया है। और एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, वो 0 होती है। यहाँ इसके लिए अगर आप लोग n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए 1 आएगी। अब इसके लिए देखो n की वैल्यू 2 है जो स्टार्ट में लगा है और s की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 आ गई और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 आ गई। तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी तो वो सबसे पहले फेल होगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा पहले 1s के अंदर आएगा, फिर उसके बाद 3s के अंदर आएगा। n प्लस एल रूल से एनर्जी का पता चलता है और एनर्जी से ही आप लोग इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब यहाँ पर आओ, यहाँ n प्लस एल की वैल्यू निकालो दोनों के लिए। इसके लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू तो सिंपल ये है 3 है और l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो n प्लस एल की वैल्यू इसके लिए क्या आ गई, 4 आ गई। अब इधर आ जाओ, इधर जब आप लोग आते हो तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू या l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, n की वैल्यू d के लिए 2 होती है। तो यहाँ जब n प्लस एल को जब आप लोग जमा करते हो तो आंसर 4 आता है। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी वो पहले फिल होगा। मतलब ये 3p के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन आएगा और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। अपने केस को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ 4d और यहाँ पर लिखता हूँ 3f, 4d और 3f। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे, वहां से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर आएगा। देखो इसके लिए n की वैल्यू है 4 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2 और इसका आंसर आ जाएगा आप लोग के पास 5। इसी तरह 3f की तरफ जब जब आप लोग जाते हो तो n की वैल्यू 3 है और f के लिए l की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 3 होती है। 4 प्लस 2 6 होते हैं, 5 नहीं होते। ये जो जमा मनफी अगर मुझसे अक्सर गलत भी हो जाए तो आप लोग समझा करो ये क्या है, ये वैसे मिस्टेक है, गलती नहीं है। तो 3 प्लस 3 आंसर विल बी 6। अब इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 6 आ गई और इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 6 आ गई। तो ऐसे कंडीशन में फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी तो फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है, जिसके लिए n की वैल्यू कम है तो उसको आप लोगों ने पहले फिल करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 है, तो फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि 3 की वैल्यू यानी इसको पहले फिल करना है और इसको बाद में फिल करना है, यानी n प्लस एल के लिए है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये 3f ये वैसे मैं समझा रहा हूँ, 3f वैसे होता नहीं है, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है, ये समझाने के लिए आप लोग को बोल दिया। क्यों? तभी फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो 3f तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो 3f होता नहीं है, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैंने ये बोला कि जब n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी तो फिर उस ऑर्बिटल को आप लोगों ने पहले फिल करना है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू को फिर नहीं देखने, मतलब ये पहले फिल होगा और ये बाद में फिल होगा। पहली बात जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब्बाओ रूल के मुताबिक है वो है n प्लस एल रूल से आप लोग जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको पहले फिल करो। और दूसरा है क्रॉस फार्मूला। दूसरा क्या है, क्रॉस फार्मूला। में इसको देख भी ले तो साथ में नजर आ रहे हैं। हाँ, दूसरा एक क्रॉस फार्मूला। क्रॉस फार्मूले से मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसको मैं जरा सा मिटाता हूँ क्योंकि क्रॉस फार्मूले को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। क्रॉस फार्मूले से असल में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो। इससे समझ आ गई, हम इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, या वो आपको कहते हैं कि एनर्जी के लिहाज से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो वेरियस सबशेल के अंदर। अब क्रॉस फार्मूला में आपको समझाता हूँ। क्रॉस फार्मूले के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है, ये 1 लिखो
मैं रेड के साथ लिख लेता हूं कि आपको दूर से नजर आ जाए, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है ना वो ज्यादा है, खतरे की निशानी नहीं है। ये 1 है। एक पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होते हैं, दैट इज एस। दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक को हम बोलते एस, दूसरे को हम बोलते पी। तीसरे के अंदर 3 होते हैं, तो मैं इसे 3 लिख लेता हूँ, साथ में सब शेल आगे लिखता हूँ। चौथे के अंदर 4 होते हैं, और ये मैं 4 को भी साथ में लिख रहा हूँ। पांचवें के अंदर 5 होंगे, लेकिन चूंकि पांचवा है नहीं, अभी तक नहीं है, तो तभी हम 4 ही लिखेंगे। मैक्सिमम जो सब शेल अब हम लिख रहे हैं ना वो 4 है। ये जो पहला मैं लिख रहा हूँ ये शेल नंबर है या ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इसी तरह ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6। 7वां नजर नहीं आएगा, या मैं देख लेता हूँ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इधर 7 को भी लिख लेता हूँ। ये 7, 7 और ये 7 और ये 7। यह बाउ का क्रॉस फार्मूला मैं समझा रहा हूँ। इस क्रॉस फार्मूले के जरिए से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में करते हो। अब पहले के अंदर एक ही सब शेल, दैट इज एस। दूसरे के अंदर 2, दैट इज एस पी। तीसरे के अंदर 3, एस पी एन डी। चौथे के अंदर 4, दैट इज एस पी डी एन एफ। अभी जब इससे पहले मैं n प्लस ए रूल में समझा रहा था ना, मैंने 3f लिखा था, देखो 3f अवेलेबल नहीं होते। पांचवे के अंदर 4, एस पी डी एन एफ। छठे के अंदर भी 4, एस पी डी एन एफ। इसी तरह यहां पर भी एस पी डी एन एफ। यह बाउ का क्रॉस फार्मूला है। अब क्रॉस फार्मूले का मतलब है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करोगे। इधर से आया, ये इधर से आया, फिर इधर से ये आया, फिर 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 ये आया। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को आप लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले 1s के अंदर ले आओ, फिर उसके बाद इसको 2s के अंदर ले आओ, फिर 2s के अंदर आने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर आएगा, और फिर 3s के अंदर आएगी। ये जो सीधा लाइन नजर आ रहा है आप लोगों को शाम की तरह मैं भी बना रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं असल में। ये आया इधर, और इधर से ये आया, इधर से ये आया, इधर से ये आया, इधर से ये आया। ये असल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्रॉस फार्मूला है, और इस क्रॉस फार्मूले को किसने अरेंज, अबाव रूल के मुताबिक हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक, और इसको लोग शॉर्टकट ये बोलते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। मैं इस फार्मूले को लिखता हूं, वो कहते हैं कि स्कूल और साथ में स्कूल। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कूल स्कूल का मतलब ये है कि 1s और साथ में फिर 2s। पहले इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर इसके अंदर। ये एनर्जी के लिहाज से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने इस तरह अरेंज करना है। इसके बाद क्या करो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को ले आओ पब्लिक स्कूल, 2-2 मरतबा लिखो सबको, और फिर किधर, फिर पब्लिक स्कूल। मैं एट द एंड बहुत सारे एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। इसके बाद किधर आओ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। इसके बाद ये होगा, मैं मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ खूबसूरती के लिए। फिर उसके बाद होगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी लिखो, और फिर यहां पर फिर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन करो। देखो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इस फार्मूले को आप लोग लिखोगे, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये आपको एब्सोल्युटली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। लेकिन आगे एडवांस लेवल के ऊपर जाकर फिर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, जिस तरह क्रोमियम के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो खैर दूसरी बात है। इसी तरह अगर आप लोग क्रोमियम कापर के केस में देखो, पैलेडियम के केस में देखो, सिल्वर के केस में देखो, तो वहां पर थोड़ी सी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन बाकी यहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। इसके बाद किसकी तरफ आओ, इसके बाद आओ आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर बोलो फेडरल डिस्ट्रिक्ट, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। और ये जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल है, इसको एक मरतबा फिर से आप लोग कर सकते हो। देखो देखो फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए, या अब्बाओ का ये जो क्रॉस फार्मूला है इसको यूज करते हुए, या n प्लस ए रूल को यूज करते हुए
आप लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 के लिए लिखते हो तो यहां से आप लोग कर सकते हो। अब ये तो आप लोग के लेवल तक बात है, लेकिन आगे जाकर फिर जब हम एटॉमिक लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी जब हम बॉन्डिंग वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो फिर वहां पर पाले और हुंड्स का जो रूल है इसको भी हम अप्लाई करते हैं। जब हम ऑर्बिटल को ड्रा करते हैं ना, तो ऑर्बिटल को ड्रा करने के लिए पाले और हुंड का रूल यूज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का शुरू हो रहा है, दैट इज थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, वहां पर विस्पर की थ्योरी है। तो विस्पर की थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पाले का और हुंड्स का रूल आना चाहिए, साथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी लेते हुए। अब पाले और हुंड्स आपको क्या कहते हैं, सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड ये है जिसका नाम है पाले। पाले जो है ना, ये बनने का नाम है, जिसको हम बोलते हैं पाले एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब पाले एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको दो बातें करते हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ देयर फोर क्वांटम नंबर। चार जो क्वांटम नंबर होंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो चार क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, लाजमी है। मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, an orbital can accommodate maximum two electron and spin of these electron must be different. If one electron spin is clockwise, then there must be second electron having anti-clockwise. और 50-50 यहाँ पर रोटेशन होती है, तो टोटल स्पिन की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चार क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए सेम नहीं हो सकती। सर क्या कह रहे हैं आप, ये समझाए, मैं समझाता हूँ। देखो देखो पहले आपको फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये एक ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बात ये है। अब लेट सपोज यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है। इस दो इलेक्ट्रॉन, पहले मैं ये कहता हूं कि चार क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं होगी। तीन की सेम हो सकती है, लेकिन चौथी की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज डिफरेंट। अब सपोज करो ये आप लोग के पास ऑर्बिटल है 3D। ये 3D ऑर्बिटल है। अब 3D ऑर्बिटल के लिए चार क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 3 होगी। अब एल की वैल्यू यहाँ, इसके लिए एन की वैल्यू हम सब शेल से निकालते, तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एम की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है, यहाँ पर +-1 भी हो सकती है, यहाँ पर +-2 भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी आप लोग लिख सकते हो एम की वैल्यू। लेकिन एस की वैल्यू अगर आप लोग इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, अगर ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये +1/2 होगी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू निकाला इस इलेक्ट्रॉन के लिए। एन की वैल्यू यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। एल की वैल्यू क्यों कि हम इससे निकाल, एल की वैल्यू यहाँ पर भी 2 हो जाएगी। एम की वैल्यू यहाँ पर भी यही हो जाएगी, यानी 0 +-1 और साथ में +-2। लेकिन यहाँ पर अगर आप एस की वैल्यू देखोगे तो वो फिर क्या होगी, -1/2 होगी। मतलब ये है कि चार क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो किसी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए चार क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तीन की हो सकती है, लेकिन चौथे की वैल्यू सेम नहीं होगी। और वो जो चौथा है ना, वो कौन है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे और उन दो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो डिफरेंट होगी। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर ऐसा रखना है। ये आपको कौन कहते हैं, ये पाले प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल सी बात है, और इसके अंदर कोई जो है ना वो रीजनेबल बातें नहीं है जो आप लोग के लेवल के ऊपर मैं भी समझा सकूं आपको। तीसरा जो है ना वो हुड्स रूल है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। हुड्स रूल अभी आपको क्या कहते हैं, हुड्स रूल की तरफ जाते हैं। हुड्स रूल दो बातें करते हैं। हुड्स रूल पहले ये कहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों के पास डीजर्नेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो। सर व्हाट इज मीन बाय डीजर्नेट ऑर्बिटल? डीजर्नेट ऑर्बिटल आर दोस ऑर्बिटल विच हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी। अगर आप लोगों के पास डीजर्नेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो आप लोग क्या करो, पहले जो है ना वो डीजर्नेट ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को रखो। अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर आप लोग पेयरिंग शुरू करो। मतलब क्या है सर? मतलब ये इस सबशेल के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है।
अब पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हुंड्स कहते हैं। देखो ये पी सबशेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आपके पास लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है और आप लोग उसे रखोगे इस ऑर्बिटल के अंदर, तो आप ऐसा करो कि इस 2 इधर रखो और एक को इधर रख लो। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, इनमें ऐसा करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखो, 2 इधर रखो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी में आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करो, 2 को इधर रखो और एक एक को इधर रख लो। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है वो ये है ना कि आप ऐसा करो, ये जो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, इनमें ऐसा करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक को इधर रखो, एक को इधर रखो और एक को इधर रखो। या चौथी जो पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, पांचवी पॉसिबिलिटी भी खुद से बना लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हमारा काम समझाना है। ऐसा करो कि आप इसको इधर रखो, इसको इधर रखो और इसको ऐसे रखो। अब ये मैंने पी सबशेल बनाया और पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनाए और 3 ऑर्बिटल के अंदर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रखे हुए। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने डिफरेंट तरीकों से रखे। यहाँ पर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके अंदर और ये ऑर्बिटल खाली। यहाँ पर एक इसके अंदर 2 इधर और ये खाली। यहाँ पर मैंने क्या किया, वो तीनों को अलग अलग रखा हुआ है सेम स्पिन के साथ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वो तीनों को अलग अलग रखा हुआ है लेकिन एक की स्पिन डिफरेंट की। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और जो यहाँ पर टिक है वो ये वाला है। हुर्ट्ज के मुताबिक, हुर्ट्ज आपको ये कहते हैं कि आप किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को ऐसा रखो, किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को ऐसा रखो कि वो सबसे पहले अलग अलग रखे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन है, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन को आप लोग रख सकते हो, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, और अरेंजमेंट ऐसी इसलिए होगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब जो हुड्स है ना, हुड्स के मुताबिक आप लोग के पास ये जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि अगर फुल ऑर्बिटल है ना, वो तो सबसे स्टेबल है। फिर यहाँ पर जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है ना, 4s1 में और 3d5 में, यानी क्रोमियम और कॉपर, मैं वो एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि वो पिछले 2 मरतबा से एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रही है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर वाली आ रही है। अब क्रोमियम और कॉपर आने के लिए आपको ये चीज समझनी है। वो ये कहते हैं कि फुल फिर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड, पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों को ऐसा रखो, फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फुल फील्ड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हाफ फील्ड और फिर पार्शियल फील्ड। और इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों ने ऐसा रखना है हुड्स के मुताबिक, इस तरह और बाकी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखना है। ये आपको कौन कह रहे हैं, ये आपको हुड्स कह रहे हैं। कोई नई बात ही तो नहीं है ना, नहीं कोई नई बातें नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा उस पेचीदे चीजों की तरफ नहीं जाते। अब मैं एग्जांपल से एक एक एग्जांपल देखकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूं। देखना, सबसे पहले सिंपल से शुरू करता हूं, मैं देख लूं फिर नजर आ रहे हैं नहीं आ रहा है। पार्शियल फिल आगे चला गया, लेकिन आप लोगों ने समझना है। देखो मैं सिंपल से शुरू करता हूं। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है और इसके एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इन 3 रूल्स के मुताबिक, तो इसकी तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:1 हो जाएगी। अब दूसरा है सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको तो ये बात पता है ना कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। पाले कह रहा है, कौन कह रहा है, पाले कह रहा है। और कैसे फिल करोगे, ये कह रहा है। और स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट को समझाने के लिए हुड्स कह रहा है, और हुड्स का मैं भी अभी आपको डिटेल से समझाने वाला। देखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2s2 तो मैंने लिखा 2s2, 2p6 और साथ में 3s1, बस ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आप लोग क्लोरीन की तरफ चले जाओ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6,
3:3p5। ये इस रूल के मुताबिक अभी आप लोग चल रहे हैं। देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल। यहाँ पर देखो, ये जो रूल्स है ना, असल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से जब आप लोग करते हो तो ये अबाव प्रिंसिपल इसके अंदर आते हैं। जब फिर आप लोग ऑर्बिटल की फिलिंग करते हो हाइब्रिडाइजेशन में, बीबीटी में, तो फिर यहाँ पर पाले और हॉर्स फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हुए मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ किसकी तरफ, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ क्रोमियम की तरफ। ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिटाता हूँ क्योंकि नीचे आपको नजर नहीं आ रहे। मैं क्रोमियम की तरफ जाके क्रोमियम से फिर आपको ये जो हॉर्स रूल है ना इसको समझाता हूँ, देखना। और स्टेबिलिटी इज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसी सब शेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और किसी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होगी ना वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करे। मतलब ये यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, हाईली स्टेबल। लेकिन ये जो है ना ये तो हॉर्न्स इसको नहीं मानते, और हॉर्न्स के साथ इसको कौन नहीं मानते, इसको पाले भी नहीं मानते कि आप इसकी स्पिन को अलग करो। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वाला काम होता है। अब देखो क्रोमियम में, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 हो जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग गिन सकते, 2 2 4 4 10 10 और 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24, 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल के मुताबिक ऐसे होने चाहिए। हॉर्स का पाने का यहाँ पर काम नहीं है। लेकिन जब आप लोग फिर इसका ये जो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो ना इस तरह, यानी ये आप लोग के पास वैलेंस शेल है, इसको जब आप लोग बनाते हो तो फिर ये कुछ यू होता है। देखो ये 4s है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं। और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉनों को रखो, दो आप लोग एस के अंदर रख लो और 4 कहां पर रखो, 4 यहाँ डी के अंदर, 1 2 3 4। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ये एस वाला फुल फील्ड है और ये वाला पार्शियल फील्ड है। अब पार्शियल फील्ड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हाफ फील्ड या फुल फील्ड। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये एक्सेप्शनली यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ से ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है ना इधर से जम करके इधर आ जाते हैं। अब ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, तो ये स्टेबिलिटी असल में यहाँ पर इसने गेन किए। तो एस से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किधर आए हुए हैं, वो डी के अंदर आए हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना ये फिर अब्बाव के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं कर सकते हो। अब्बाव तो ये कह रहे हैं पहले उसको फिल करो जिसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इसको फिल ही नहीं किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने इधर से इधर लेके आए। तभी मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आगे ये जो पाले और हॉर्न्स है इसको भी लेके आने। देखो पाले यहाँ पर आ रहे हैं, अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी। और ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पाले कह रहे हैं। हॉर्न्स क्या कह रहे हैं कि डीजर्नेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो ना, दीज आर द डीजर्नेट ऑर्बिटल। डीजर्नेट ऑर्बिटल आर दोज ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी। 3D के अंदर जो 5 ऑर्बिटल है इन सब की एनर्जी सेम होती है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन को रखना है 1 2 3 4 5 ये खाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। ऐसा करो सबसे पहले इन ऑर्बिटल को फिल करो, इसके बाद और इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसको यहां पर पेयरिंग के लिए स्टार्ट करो। एक और मैं करता हूं, दैट इज नोन एज कापर। कापर के एटॉमिक नंबर 29 होता है। मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, मतलब ये है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं। ये वाली क्या होगी, ऊपर तक 20 हो गए तो 4s2 22, और ऊपर तक 18 हो गए और ये दो 20 हो गए, और 20 के बाद ये 9 रह गए, 3d9 हो जाएगा। अब ऑर्बिटल पिक्चर बना लो, मैं देखता हूँ नीचे नजर आ रहा है, नहीं यार देखो वैसे लगाओ ना, तभी तो मैं बार बार इधर आ रहा हूं ना। तो मैं इसको यहाँ ऊपर ही बना लेता हूँ। ये कापर वाली की समझ आ गई ना। अब क्रोमियम वाली की समझ आ गई तो मैं भी कापर वाली समझाता हूँ। देखना कापर के एटॉमिक नंबर 29 होते हैं।
यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद कौन था, इसके बाद 4s2 और 3d9। अब ये 4s2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को डाल दो, ये आ गए। इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये 6 7 8 9। अब यहां पर भी कैसे, ये पार्शियल फील्ड है। पार्शियल फील्ड ये होगा अगर 4 ऑर्बिटल भी फुल है लेकिन एक खाली है तो वो पार्शियल फील्ड होगा, ये पार्शियल फील्ड होगा। अगर ये सारे फुल है तो फिल है, फुल नहीं है, फिल है तो फिर आप लोगों के पास फुल फील्ड होगा। और ये सारे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर हाफ फील्ड होगा। अब फिर हुड्स ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल फुल फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड। ये फुल फील्ड है लेकिन ये हाफ फील्ड है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगी 4s1 और 3d9। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसको ये अफवाह है ना, ये फॉलो नहीं कर रहे। अब एक और बात है आप लोगों ने याद रखनी, देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, स्टेबिलिटी इसने गेन कर ली, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा। अब जितने हाफ फिल इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म भी बढ़ती है, मैग्नेटिज्म भी बढ़ती है। क्या मतलब सर, देखो ये ऑर्बिटल अगर फुल फिल्ड है, इसके अंदर कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो दिस एटम विल बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करे। अब अगर पार्शियल फिल ऑर्बिटल की या हाफ फिल ऑर्बिटल की तादाद 1 से लेकर 3 तक होगी, 1 से लेकर 3 या 4 तक होगी, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करे। अब अगर यही जो अट्रैक्शन है ना, इसकी तादाद अगर ज्यादा होगी, यानी 0 होगा तो डायमैग्नेटिक, 1 से लेकर 4 तक होगा। मतलब मैं यहाँ पर ये समझाऊ ना, यहाँ पर कोई हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अभी इस केस में क्या है, ये अभी इस केस में डायमैग्नेटिक। अब आप क्या करो कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन मिटाओ, ये इलेक्ट्रॉन मिटाओ, ये अभी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। यानी हाफ फिल ऑर्बिटल की तादाद या हाफ फिल ऑर्बिटल 1 से लेकर 3 तक हो गए या 4 तक हो गए, तो उसको हम पैरामैग्नेटिज्म में शामिल करते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो हो गए जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वहां पर अट्रैक्शन शो करे। इसके बाद अगर हाफ फिल जो ऑर्बिटल है उसकी तादाद 4 से ज्यादा हो गई, यानी ये भी 4 से ज्यादा, 5 और ये 6 है, तो इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये पार्शियली मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस होगी, यानी ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेवियर करेंगे, जिसके अंदर ये जो हाफ फिल ऑर्बिटल की तादाद 4 से ज्यादा होगी। ठीक, तो ये भी साथ में आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप लोगों का ये जो पूरा चैप्टर है ये एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको जो है ना इस चैप्टर के एक्सरसाइज और फिर उसके बाद फिर हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।